वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पैट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री की सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था अकबर का युग। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जहांगीर एवं शाहजहां। तो लेक्चर 23 हिस्ट्री जहांगीर एवं शाहजहां। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर एक न्यायप्रिय था और उसने अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य वो मानता था। यानी कि जो बलबन ने कहा था कि जो राजा होता है वो ईश्वर का ही एक रूप होता है, उसमें उसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही जहांगीर ने अपने जो कर्तव्य को ईश्वर के प्रति कर्तव्य माना। वह सुशिक्षित था, सुसभ्य एवं प्रजा पालक था। यानी कि वो एजुकेटेड भी था, सिविलाइज्ड भी था और जनता की भलाई वाला शासक था। वो उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। तो जो जहांगीर की समय सीमा है वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी है। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। जो अकबर था वो शेख सलीम चिश्ती जो थे उनसे काफी प्रभावित था, तो उन्हीं के नाम पर उसने अपने लड़के का नाम सलीम रखा। अकबर के नवरत्न होते थे एक अब्दुल रहीम खान खाना। सलीम ने उनसे तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये अब्दुल रहीम खान खाना वही है बैरम खां के लड़के जिन्होंने नीति के दोहे लिखे हैं। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। तो जो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई तो सलीम का जो राज्य से अभिषेक हुआ वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। मैंने पहले भी ये बात कवर की थी कि एग्जाम में अक्सर इनके पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। ऐसे ही जहांगीर का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। वो इस नाम से राजगद्दी पर बैठा। जब वो गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को क्या हुआ? उसे विद्रोह एवं दमन का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम उसका जो अपना पुत्र था खुसरो, उसने ही विद्रोह कर दिया। यानी कि जो उसका लड़का था खुसरो, उसने ही विद्रोह कर दिया गद्दी को लेकर। तो जहांगीर ने क्या किया? खुसरो को आगरे के किले में नजरबंद कर लिया, किंतु खुसरो किसी तरह वहां से भाग निकला और भागकर कहां पहुंचा? वो लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु होते थे गुरु अर्जन देव। ये गुरु अर्जन देव वही हैं जिन्होंने अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, जो स्वर्ण मंदिर है, उसका नक्शा तैयार किया था। ये सिखों के पंचम गुरु होते थे। खुसरो ने इनसे आर्थिक सहायता प्राप्त की और अपनी सेना बनाई, लेकिन शाही सेना के सामने खुसरो की सेना परास्त हो गई। खुसरो की सहायता के कारण जो गुरु अर्जन देव थे उनको जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया, यानी कि उन्हें फांसी लगवा दी। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हुई, क्योंकि केवल अर्जुन देव ने केवल उनको आर्थिक सहायता दी थी और ये बात सिखों को बर्दाश्त नहीं हुई कि उसने उन्हें फांसी क्यों दे दी। इससे सिखों को जो जब तक एक शांतिपूर्ण समुदाय थे उनका मन खट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रु के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी कि यहीं से ही वो मुगल साम्राज्य के खिलाफ हो गए। कौन? सिख समुदाय। जहांगीर की जो सबसे बड़ी सफलता है वो मेवाड़ के साथ का युद्ध का अंत था। यानी कि जो मेवाड़ के साथ युद्ध हुआ था जहांगीर का, वो उसका सबसे बड़ी सफलता थी। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। ये खुर्रम वही है जो शाहजहां के नाम से जाने जाते हैं। खुर्रम ने वहां राणा अमर सिंह को संधि के लिए विवश कर दिया। दक्षिण भारत में अहमदनगर, जिसकी रानी कौन होती थी? चांद बीबी। ये महाराष्ट्र में होता है अहमदनगर। जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके इसे भी मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया। जब वो अहमदनगर विजय करके आया तो जहांगीर ने क्या किया? अपने लड़के खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई? तो वो अहमदनगर का जो युद्ध था उसके बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? ये उसके पिता जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जहांगीर ने अकबर की जो सुलह नीति थी उसका अनुसरण किया और मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली। जैसे कि अकबर ने सुलह नीति अपनाई थी और राजपूतों को बड़े बड़े पद दिए थे अपने शासन में, ऐसे ही वही नीति जहांगीर ने भी अपनाई।
जो ये राजपूत थे ये मुगल साम्राज्य के वफादार बने रहे, लेकिन कब तक? जब तक कि औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक ये उनकी जो साम्राज्य के प्रति उनकी सहानुभूति बनी रही। लेकिन औरंगजेब ने, जब औरंगजेब बादशाह बनता है तो वो कुछ अनीतियां वाली नीतियां चलाता है जो राजपूतों को पसंद नहीं आती और वो औरंगजेब के खिलाफ हो जाते हैं। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूतों को ऊंची पदवी दी जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हुआ। जैसे कि अकबर ने किया था वैसा ही काम जब उसके पुत्र जहांगीर ने भी किया। जहांगीर एक उसके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। जहांगीर ने सब लोगों के हृदय पर विजय पाने का प्रयत्न किया, यानी कि वो सब लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाना चाहता था। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, यानी कि जो उसके अपोजिटर होते थे उसने उनको भी क्या कर दिया? माफ कर दिया। और बंदियों को मुक्त किया, जो उसके यहाँ बंदी होते थे उनको भी मुक्त कर दिया। और न्याय की एक प्रसिद्ध सोने की जंजीर होती थी जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किस मुगल शासक के दरबार में थी? तो वो जहांगीर के दरबार में थी। उसने कई घोषणाएं भी करवाई जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो सके। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था, यानी कि जो चित्रकला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो जहांगीर का युग ही कहा जाता है। यानी कि जो चित्रकला का स्वर्ण युग था जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था, वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। मैंने पहले भी कवर किया था, ये तुझके जो होती है मतलब कि ये फारसी भाषा में लिखी होती है आत्मकथा, यानी कि और जो बायोग्राफी होती है वो नामा होती है, वो भी फारसी लैंग्वेज में होती है। तो नामा जब लग जाता है तो वो दूसरे के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, और जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसे तुझके कहते हैं। जैसे कि तुझके बाबरी थी जो बाबर ने लिखी थी, ऐसे ही तुझके जहांगीर थी जो जहांगीर ने खुद लिखी थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा शौकीन था और कुशल पारखी भी था, यानी कि वो कुशल पारखी भी था वो चित्रकला का। उसने बड़े बड़े उद्यान भी लगाए, यानी कि उसे बाग बगीचों का भी शौक था। उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो जो एक पेंटिंग होती है और किसी विभिन्न जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो पेंटर होते हैं वो उनके द्वारा बता देता था कि ये किस पेंटर ने बनाया है, मतलब कि वो डिफाइन कर देता था कि ये अलग पेंटर की पेंटिंग एक ही पेंटिंग में और ये दूसरे पेंटर की कृति है। जहांगीर ने श्रीनगर में नूर जहां जो उसकी पत्नी बेगम होती थी उसके लिए उसने शालीमार गार्डन बनवाया। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि शालीमार गार्डन कहां पर है, तो ये श्रीनगर में। और ये किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी, यानी कि उस टाइम तक पुर्तगाली आ गए थे। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे, जब वास्को डी गामा ने कालीकट पर अपना प्रथम कदम रखा था। जहांगीर उसके बाद क्या हुआ? उसके काल में अंग्रेजों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसका कारण क्या था? जो उनकी नेवी थी, यानी कि जो उसकी नौसेना थी पुर्तगालियों की और अंग्रेजों की, वो क्या थी? वो काफी सुदृढ़ थी, अच्छी थी। मान लीजिए जैसे कि ये पेनिसुलर है और ये जो इधर अरब सागर है और ये इधर हिंद महासागर और ये बे ऑफ बंगाल, तो इन तीनों एरियो में जो नेवी होती थी वो किसकी होती थी? पुर्तगालियों की और अंग्रेजों की। क्योंकि जो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी कोलंबस ने, किसकी खोज की थी? भारत के समुद्री मार्ग की। तो समुद्र पर कब्जा पुर्तगालियों ने कर लिया। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, जब अकबर गुजरात जाता है तो गुजरात में सूरत शहर में वो प्रथम बार समुद्र को देखता है और समुद्र को देखने के लिए उसे पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती है। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा, यानी कि एम्बेसडर बनाकर भेजा। जो ये हॉकिंस आया था, हॉकिंस जहांगीर से केवल कुछ ही शर्तों पर बिजनेस करने की अनुमति लेकर चला गया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था, जो उन्हें वो जो कंडीशन चाहिए थी वो जहांगीर इन्होंने पूरी नहीं दी। कुछ शर्तों के साथ उन्होंने कुछ एरिया में उन्हें अपनी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। ऐसे ही तो यानी कि जो जेम्स प्रथम थे वो हॉकिंस से खुश नहीं हुए, यानी कि जहांगीर ने उनको पूरी तरीके से आजादी नहीं दी थी अपना बिजनेस करने के लिए।
उसके बाद सर थॉमस रो आया। सर थॉमस रो ने जहांगीर को भारत का नक्शा भी भेंट किया था, जो जिसे पाकर जहांगीर काफी खुश हुआ था, लेकिन बाद में उसने उसको वापस कर दिया था। शायद उसका कारण ये रहा होगा कि मैप को देखकर जहांगीर को लगा होगा कि उसका जो साम्राज्य है अभी बहुत कुछ जीतना बाकी है भारत के अंदर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सही मायने में जो इन्होंने अपना व्यापार का जो बढ़ाने की जो मिली थी, वो एक मोहम्मद शाह होते थे मुगल बादशाह के 7वीं शताब्दी में ही। वो उनके राज दरबार में उन्हें पूर्ण तरीके से बिजनेस करने की अनुमति मिली थी। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब ब्रिटिश इंडिया शासन शुरू होगा। अभी ये मुगल काल चल रहा है। तो इसको आप याद इस तरीके से कर सकते हैं, हॉकिंस क्या होता है, कुकर होता है, यानी कि हॉकिंस क्या लेके आया, कुकर लेकर आया, लेकिन उस कुकर की सीटी नहीं लगी। तो फिर क्या हुआ, थॉमस रोते रोते आया जहांगीर के पास कि मुझे बिजनेस करने की अनुमति दे दो क्योंकि मेरा कुकर बिक नहीं रहा है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पहले हॉकिंस कुकर लेकर आया जिसको भारत में नहीं बिका, फिर रोते रोते सर थॉमस रो आया, उसने जहांगीर से कुकर बेचने की अनुमति मांगी। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि पहले कौन आया था, हॉकिंस आया था, बाद में सर थॉमस रो आया था। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। सन 1600 यानी कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि वह मदिरा का यानी कि शराब जो होती है उसका सेवन करने का बहुत ज्यादा आदी था। इसी कारण से जो उसके व्यक्तित्व के अच्छे अच्छे पहलू थे वो भी घटने लगे और उसका पतन जल्द ही हो गया। यानी कि शराब पीने के कारण उसके जो महत्वपूर्ण पहलू होते थे वो भी गिरने लगे और उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर का मकबरा वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर शहर में रावी नदी के किनारे बना है। ये भी अक्सर किताब में पूछा जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो वो लाहौर में है। और किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो वो रावी नदी के किनारे बना हुआ है। जैसे कि ये जो है ये शाहजहां इसका जहांगीर का ये मकबरा है। जहांगीर का पूरा नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव, आपने बहुत सुना होगा नूरजहां के बारे में। नूरजहां का बचपन का नाम क्या था, मेहरो निसा था। उसके पिता कौन थे, उसके पिता का नाम गयास बेग था जो तेहरान के निवासी थे। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी से हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने क्या किया, मेहरो निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण ही जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां के बारे में बताया जाता है कि वह जहांगीर के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर का पूरा सहयोग किया एवं बादशाह के जो व्यसन पर नियंत्रण रखा, यानी कि जो बादशाह के व्यसन होते थे यानी कि जैसे मदिरा पान वगैरह, उन पर वो कंट्रोल रखती थी। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला भी कहलाई। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती थी और शेरों को स्वयं मारती थी तथा युद्धों में सक्रिय योगदान भी देती थी। यानी कि युद्ध में भी वो जो युद्ध होते थे जहांगीर के साथ जाती थी। वह एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत महिला थी, यानी कि वो एजुकेटेड थी और संस्कारी महिला थी। कला में उसकी भी विशेष रुचि थी। तो यहां तक कवर हुआ ये जहांगीर। अब जहांगीर के बाद जो मुगल बादशाह बनता है उसका बेटा शाहजहां, यानी कि खुर्रम, शहजादा खुर्रम शाहजहां बनता है। तो 1628 से 1658 यानी कि लगभग 30 वर्ष का इनका शासन रहा। तो जहांगीर मुगलों का साम्राज्य काफी विशाल होता था, जैसे कि हम जानते हैं। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्राय बादशाह या उसके सूबेदार को जाना पड़ता था। तो जब जहांगीर की मृत्यु हो गई 1627 ईस्वी में, तो शहजादा खुर्रम जो था 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का एक शासक होता था जुझार सिंह, उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के बहाने उसने क्या किया, जुझार सिंह ने गोंडवाना मध्य प्रदेश का वही स्वतंत्र इलाका था जिसकी रानी कौन थी, दुर्गावती। हमने अकबर वाले चैप्टर में उसको कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर फिर से उसको देख सकते हैं। तो उसने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी, लेकिन बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। दक्षिण विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में
क्या किया, अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहां के जो पुत्र थे औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया जाता है। वो भी जो वहां के बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान थे उन्होंने भी मुगलों के साथ संधि करने पर वे भी विवश हो गए। ये बीजापुर वर्तमान कर्नाटक में है, जहां पर गोल गुम्बदें जो आदिल शाह ने बनवाई थी, और गोलकुंडा में फेमस हीरे की खान है जो वर्तमान तेलंगाना में है। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त की। सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां की मृत्यु से पहले औरंगजेब उसको आगरा के किले में नजरबंद करवा देता है और वहीं उसकी आगरा के किले में ही उसकी मृत्यु होती है 1666 ईस्वी में। शाहजहां को आगरा के ताजमहल के परिसर में ही दफनाया जाता है। यही उसका मकबरा है जो उसने अपनी वाइफ मुमताज बेगम के लिए बनाया था। यही उसके पास में उसकी कब्र भी है, किसकी, शाहजहां की। यानी कि शाहजहां का मकबरा कहाँ है, ताजमहल में। शाहजहां की कुछ उपलब्धियां हैं। मुगल जो स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का वो एक मिश्रण होती थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया जो शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है, जहां से 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। अभी एग्जाम हुआ था आरआरबी यानी कि रेलवे का, जेईई का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री कहां से ध्वजारोहण करते हैं, तो वो लाल किले से करते हैं। ये लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, जिसको शाहजहानाबाद कहा गया। अभी आपने 26 जनवरी को देखा होगा, इस पे कुछ उपद्रवियों ने हंगामा भी किया था। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु में पर उसकी स्मृति में बनवाया था। ये जो ताजमहल है यहीं पर ही किसकी कब्र है, शाहजहां की भी कब्र है, यानी कि शाहजहां का मकबरा भी है। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते हाउस भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि तख्ते हाउस क्या था, तो मयूर सिंहासन था, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते हाउस शाहजहां ने बनवाया था। इसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसमें लगवाया गया था। सिंहासन सुनहरे रंग में खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए खंबे, यानी कि उस पर कितने खंबे थे, 12 खंबे थे। प्रत्येक खंबे पर रत्नों में जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे पन्ने लाल मणियों तथा मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था, वो ईरान का शासक था, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब आपको इसकी डेट याद कैसे रखनी है, आपने जब हुमायूं वाला चैप्टर कवर किया हुआ नहीं किया तो प्लेलिस्ट में कवर कर लेना। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना कि उसके 200 साल बाद नादिर शाह आता है और वो मयूर सिंहासन को लूट कर ले जाता है। शाहजहां के बारे में ये भी कहा जाता है कि अकबर की राजधानी तो आगरा थी, लेकिन आगरा से जो दिल्ली राजधानी शिफ्ट करी थी वो किसने करी थी, वो शाहजहां ने करी थी जब उसने लाल किला बनवाया था। साहित्य के क्षेत्र में भी इसका काफी योगदान था शाहजहां का। शाहजहां का एक पुत्र होता था दारा शिकोह जो संस्कृत का विद्वान था, और जो शाहजहां के दरबार में जो लैंग्वेज चलती थी वो हिंदी पारसी वगैरह चलती थी। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। उसने ही उपनिषदों को संस्कृत का उसने क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। आप जाके हिस्ट्री वाले सेक्शन में देख सकते हैं, स्टार्टिंग का सेकंड लेक्चर, उसमें बताया गया है कि उपनिषद और ग्रंथों की संख्या कितनी है। अकबर के काल में जो भवन निर्माण की सामग्री थी वो लाल बलुआ पत्थर थे और अलंकरण हेतु संगमरमर किया जाता था। यानी कि जो उनकी इमारत होती थी वो लाल बलुआ पत्थर से होती थी और जो उसमें डिजाइन किए जाते थे वो संगमरमर पत्थर से किए जाते थे अकबर के काल में। शाहजहां काल में इसका उल्टा हो गया, संगमरमर भवन के निर्माण की आधार सामग्री हो गई। यानी कि अब सफेद पत्थर का यूज किया जाने लगा लाल पत्थर की जगह पर। और पच्चीकरण यानी कि जो डिजाइनिंग के लिए अलंकरण पच्चीकरण के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई जो को पच्चीकारी कहते हैं, यानी कि संगमरमर की रत्नों की जड़ाई होती है उसे पच्चीकारी कहते हैं। शाहजहां ने जो दिल्ली का लाल किला बनवाया था जिसे शाहजहानाबाद भी कहते हैं, उसमें उसने दीवाने आम बनवाया। जैसे कि आगरा के किले में दीवाने आम दीवाने खास था अकबर के टाइम पर, ऐसे ही दिल्ली के लाल किले में भी शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। दीवाने खास में जो कीमती चांदी की छत तथा उसमें संगमरमर सोने और लोहे की पत्थरों की मिली जुली सजावट थी। यानी कि जो ये
दिल्ली का दीवाने खास है, इसकी जो छत है वो कैसी है, चांदी की छत है। दीवानी आम में वही अकबर की तरह वह राज्य के आम लोगों से मिलता था और दीवाने खास में वो मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रा करता था। तो दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास की छत कैसी थी, चांदी की छत थी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कवर किया था जो हमारी वर्तमान संसद है, जो उसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा यानी कि जो राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं, और जो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो कभी विघटित नहीं होने वाला एक कोर्ट है। जो राज्यसभा की सीटों का कलर कैसा है, ग्रीन कलर का है, और लोकसभा की सीटों का कलर कैसा है, रेड कलर का है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो राज्यसभा की सीटों का कलर कैसा है, तो वो ग्रीन है। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, जिसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मस्जिद जहांनामा कहाँ पर है, तो ये दिल्ली की जामा मस्जिद को ही कहा जाता है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1650 से 1656 ईस्वी के बीच कराया था। होमवर्क है, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक के दरबार में थी, खुर्रम किस मुगल शासक का नाम था, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।